जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग या पोर्टफोलियो बनाने के बारे में सोचते हो, तब टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस करना एक एड ऑन फिल्ट्रेशन की तरह काम करता है। जिस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, सेम वैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस में भी बहुत सारी अप्रोचेस हैं। वेलकम बैक गाइस, रियल ट्रेडर रियल प्रॉब्लम सीरीज की आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत ही आसान तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस को करना। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी अप्रोचेस है फंडामेंटल एनालिसिस की भी, और उन अप्रोचेस में से एक बहुत फेमस अप्रोच है वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये वर्ड दुनिया को दिया वॉरेन बफेट ने। वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट हमें यह सिखाता है कि किसी भी चीज को खरीदो तब जब आपको पैसों के अगेंस्ट में वैल्यू ज्यादा मिल रही हो। और इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आज हम केएनआर कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी पर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। मैं आपको 6 स्टेप में किसी भी कंपनी को वैल्यू इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्टर करना सिखाता हूं, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, आप फंडामेंटली स्टॉक को पिक तो कर लोगे, बट कहीं ना कहीं आपको उस स्टॉक में एंट्री के लिए, एक परफेक्ट स्टॉप लॉस के लिए, टारगेट के लिए टेक्निकल एनालिसिस को भी अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आज के सेशन के लिए, आज के वीडियो के लिए मैंने एक कंपनी को पिक किया है, केएनआर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इस पे हम फंडामेंटल जो है एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी कितनी फिट बैठती है, ठीक है। तो इन 6 स्टेप में जो सबसे पहला स्टेप है फंडामेंटल एनालिसिस का, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का, वो है नो योर कंपनी। देखिए, आप जिस भी कंपनी के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस करना चाह रहे हैं या एनालिसिस करना चाह रहे हैं, आपको उस कंपनी के बेसिक फंक्शनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि वो काम क्या करती है, उसका प्रोडक्ट लाइन क्या है, वो जिस सेगमेंट में काम कर रही है, जिस प्रोडक्ट पे काम कर रही है, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को उस कंपनी ने कितना ऑप्ट कर रखा है या अभी वो लैगिंग है उस टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करने में। वो जिस भी प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो है क्या वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाला है या नहीं है। मतलब प्रोडक्ट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज का अंदाजा तो सेट हो ही जाता है कि आगे चल के इनका ये प्रोडक्ट जो है, इसकी डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। फॉर एन एग्जांपल ईवी का नाम ले लेता हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। अब देखो, अगर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की किसी भी कंपनी को अगर मैं एनालाइज करूं, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि उस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है उसमें ईवी का कितना रोल है, क्योंकि हमें पता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में ईवी इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब ऐसी कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसने अभी तक ईवी सेक्टर यानी ईवी टेक्नोलॉजी को ऑप्ट नहीं किया, तो मुझे पता है वो लैगिंग है ना। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले जो पहला स्टेप है 6 में से, वो पहला स्टेप है नो योर कंपनी, नो योर कंपनीज प्रोडक्ट। केएनआर कंस्ट्रक्शन के बारे में जो भी बेसिक डिटेल हमें चाहिए वो हम वेबसाइट से ले लेते हैं, बिकॉज वेबसाइट आर द बेस्ट सोर्स। अगर मैं यहाँ पर केएनआर कंपनी की वेबसाइट पे जाता हूँ, तो मैं अबाउट अस में सबसे पहले गया और मैंने देखा कि ये कंपनी 1995 में इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। और इसके अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो ये हाईवे में डील करती है, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट में डील करती है, रिवर ब्रिजेस अर्बन डेवलपमेंट में डील करती है। और अगर मैं इनके प्रोजेक्ट्स में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट देखूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो ऑनगोइंग है और जिनकी वैल्यू भी बहुत अच्छी है। जैसे 1000 करोड़ का इनके पास एक प्रोजेक्ट है, 640 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं गाइस ये। और अगर मैं इनके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स भी देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में इन्होंने 8000 करोड़ के भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर कंपनी की बात करें तो एक पुराना ब्रांड है केएनआर कंस्ट्रक्शन। 1995 से इंडिया में सर्विस दे रही है कंपनी। साथ ही साथ ये जिस फील्ड में काम कर रही है, ऑब्वियस सी बात है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच तो है ही। अर्बन डेवलपमेंट तो कहाँ रुकने वाला है, जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगा वैसे वैसे इन कंपनियों को काम मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि यार कंपनी जिस सेगमेंट में डील कर रही है वो सेगमेंट ऑलरेडी ग्रोइंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ना ही है, ठीक है। फिर सेकेंड चीज़, भाई कंपनी के बारे में पता चल गया, 1995 से है, डील अच्छे कर रही है, अच्छे सेगमेंट में डील कर रही है ना। और बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इनके और बहुत बड़े बड़े इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लिए। अब कंपनी के बारे में जानने के बाद सेकंड जो मेरा स्टेप है इस पूरे 6 स्टेप में से, वो है कि ये जो कंपनी है, कंपनी का जो शेयर है वो इस समय इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग कैसा मिल रहा है। भाई मेरे को देखो, 3 तरीके के शेयर की कैटेगरी होगी अगर मैं देखूं तो।
इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं इसको। इंट्रिंसिक वैल्यू को मतलब फेयर वैल्यू हो सकती है शेयर की। फॉर एन एग्जांपल, किसी शेयर की फेयर वैल्यू 100 रुपए। अब फेयर वैल्यू तो 100 रुपए है, बट शेयर हो सकता है 100 के नीचे चल रहा हो, या 100 रुपए चल रहा हो, या 100 रुपए के ऊपर भी चल सकता है। तो जब वो 100 रुपए की फेयर वैल्यू और 100 रुपए पे ही अवेलेबल है तो इसको बोलते हैं एट पार। 100 रुपए से ज्यादा चल रहा हो तो इसको बोलते हैं ओवर वैल्यूड, और 100 रुपए के अगर कम चल रहा होगा तो मिलेगा अंडर वैल्यूड कैटेगरी में। ठीक है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में मुझे शेयर चाहिए होता है अंडर वैल्यूड, मुझे चाहिए देखो बेसिकली अंडरडॉग्स। तो यहां पर मैं कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग और करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग मैं ये जज करूंगा कि जो कंपनी का शेयर है वो अभी अंडर वैल्यूड है, एट पार है, या ओवर वैल्यूड है। ठीक है, जिसमें से मुझे चाहिए कि कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड होना चाहिए। अब इसके लिए मैं एक वेबसाइट का यूज करूंगा फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, दैट इज टिकरटेप। ठीक है, मैंने यहाँ पर टिकरटेप का प्रीमियम वर्जन ले रखा है जो कि बहुत ही सस्ता आता है, शायद 600 रुपये में 3 महीने का ऐसा कुछ का इसका प्रीमियम वर्जन है, आप लोग भी ले सकते हो। उससे क्या होता है, जब आप किसी भी वेबसाइट पे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए उसके फिगर्स देखते हो ना, सेल्स का फिगर देखोगे, नेट प्रॉफिट का फिगर देखोगे, पी रेशियोज जब देखोगे, तो जब आप प्रीमियम वर्जन लेते हो ना तो उसके लेटेस्ट ईयर के रेशियोज अपडेटेड आते हैं, नहीं तो वहां पर आप देखेंगे तो आपको हो सकता है कि डेटा में चेंज महसूस हो। ठीक है, अब मैं चलता हूं इंट्रिंसिक वैल्यू देखने के लिए। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए ये जैसे मैंने वेबसाइट है, यहां पर मैं गया टिकरटेप पे, और यहां पर आप देखेंगे साइड में स्कोर कार्ड आ रहा है। इस स्कोर कार्ड में मैं जाऊंगा एंट्री पॉइंट पे, एंट्री पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो यहां पर फंडामेंटल और टेक्निकल दो पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं। यहां पर मुझे फंडामेंटल से मतलब है। फंडामेंटल में देखो क्या लिखा है, करंट मार्केट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो भी कंपनी का शेयर का जो फेयर वैल्यू है उससे करंट मार्केट प्राइस कम चल रही है। मतलब इस लाइन से मुझे समझ में आ चुका है कि केएनआर कंस्ट्रक्शन अभी अंडरडॉग हो सकता है, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड तो है ही। करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चल रही है, इसका मतलब कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड है। अब हमने दो पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ लिया कंपनी कब बनी थी, कंपनी किस प्रोडक्ट में डील कर रही है, और कंपनी ने कितना काम कर चुकी है और कितना काम कर रही है। ठीक है, इसके बाद मैंने ये भी समझ लिया कि कंपनी का शेयर अभी अंडर वैल्यूड चल रहा है। चलो, अब इन दो पॉइंट से मुझे ये तो समझ में आ गया कि हाँ भाई मुझे इस कंपनी पे फर्दर फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। याद रखना है स्टार्टिंग के ये जो दो पॉइंट है इससे आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस कंपनी पे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए समय देना भी है या नहीं देना है। अगर मान लेते हैं यहां पर एंट्री पॉइंट में मुझे ये पता चलता है कि कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड है, तो डेफिनेटली मैं अभी इस कंपनी को यहीं पर रिजेक्ट कर देता। क्यों? क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में मुझे अंडरडॉग्स चाहिए, मतलब अंडर वैल्यूड शेयर चाहिए होते हैं। ठीक है, चलो अब इन दो पॉइंट के बाद तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सेल्स एंड रेवेन्यू। देखो, किसी भी कंपनी को फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से जज करना इज एग्जैक्टली सेम जैसे हम किसी इंसान को जज करते हैं। जैसे आप किसी इंसान को जज करते हो तो कैसे करोगे कि भाई इंसान कमाता कितना है, उसके पास असेट्स कितनी है, उसके ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है, उसके पास घर है नहीं है, घर है तो घर में लोन कितना है, ऐसी कार है तो कितनी कार है, हम ऐसे ही जज करते हैं। सेम ऐसे ही हम किसी कंपनी को भी जज करते हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी सेल्स कितना कर रही है, कितना बचा रही है, तो यही है हमारा तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू जिससे हम कंपनी को जज करेंगे, दैट इज सेल्स एंड रेवेन्यू। ठीक है, अब याद रखना जब भी आप कंपनी की फिगर्स को देखना चाहोगे, नंबर्स की बात करोगे, तो देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स जो किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा, या किसी भी फंडामेंटल की अच्छी वेबसाइट पे आपको 3 तरीके के स्टेटमेंट दिखते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आपको कंपनी की इनकम, सेल्स, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर सेकंड जो होता है दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट स्टेटमेंट में आपको कंपनी की असेट और लाइबिलिटीज के बारे में पता चलता है। और तीसरा होता है कैश फ्लो, जहां पे पैसे का कैश फ्लो के बारे में इनपुट्स दिखाई देंगे आपको कंपनी के। चलो, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, वापस से कंपनी केएनआर कंस्ट्रक्शन के यहां पर मैंने सर्च किया हुआ है, मैं यहां पर जाऊंगा ये फाइनेंशियल वाले टैब पे। फाइनेंशियल वाले टैब पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहां पर आप देखेंगे 3 तरीके के स्टेटमेंट आ गए जो मैंने बताए थे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। यहां पर मैं गया और मैंने इसको एनुअल कर लिया। एनुअल करने के बाद अब यहां पर मैं इनकम स्टेटमेंट पे जाऊंगा क्योंकि मुझे सेल्स और नेट इनकम देखनी है। यहां पर आप देखोगे मैं क्या करने वाला हूं, एक अच्छी कंपनी क्या करती है भाई, एक अच्छी कंपनी की निशानी होगी कि साल दर साल उसकी सेल्स बढ़नी चाहिए। बनी बात है,
साथ ही साथ साल दर साल उसका नेट प्रॉफिट भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो मैं यहां पर कंपनी का पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देख के ये जज करूंगा कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, साथ ही साथ उसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो यहां पर मैं गया 2023, 24, 25 तीन फाइनेंशियल ईयर में टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल सेल्स। टोटल रेवेन्यू को हम टोटल सेल्स भी बोल सकते हैं। टोटल सेल्स में अगर मैं 2023 की बात करूं तो करीबन 4160 करोड़ की सेल्स हुई थी, जो कि बढ़ के ऑलमोस्ट 4600 करोड़ के अराउंड पहुंच गई थी 24 में। एक अच्छी ग्रोथ देखी और फिर वापस से एक अच्छी ग्रोथ देखी कंपनी ने, करीबन 5000 करोड़ के अराउंड वापस से सेल्स हुई 2025 में। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि कंपनी लगातार पिछले 3 साल से अपनी सेल्स को पुश कर रही है, विच इज अ गुड पॉइंट। ये एक अच्छा कह सकते हैं एक अच्छा फैक्टर है कंपनी के बारे में। फिर यहां पर आप देखेंगे नीचे नेट इनकम है। देखो इनकम दो तरीके की होती है, एक होती है नेट इनकम, एक होती है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम मतलब डायरेक्ट जो आपके पास पैसा आया इसमें से अभी आपने अपने खर्चे माइनस नहीं करें, बट सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो आपको बचता है दैट इज योर नेट इनकम। ठीक है, अब यहां पर नेट इनकम की बात करूं तो जब 2023 में सेल्स हुई थी तो उसका करीबन 458 यानी 458 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट बढ़ गया, करीबन 777 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ और उसके बाद 1000 करोड़। मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे समझ में आ रहा है, कंपनी की 3 साल में सेल्स भी बढ़ रही है और पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा वैल्यू इन्वेस्टिंग को लेके, जहां पर मैंने कंपनी की सेल्स और उसके नेट प्रॉफिट पे बात करी। चलो यहां से भी मुझे लग रहा है कंपनी में कोई इशू नहीं है, ग्रीन टिक है अभी तक। अब चौथा पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा कंपनी की लिवरेज पोजीशन को लेके। लिवरेज पोजीशन मतलब कंपनी के ऊपर कर्जे की सिचुएशन समझ लेते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि यार, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ का घर है, बट पता चले 80 लाख का तो उसके पास लोन ही है उसका, है ना। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी बचा भी रही है, तो बट ऐसा तो नहीं कि कंपनी जितना बचा रही है वो पूरा का पूरा पैसा कर्जे की चुकाने में जा रहा हो, या कंपनी ने हद से ज्यादा कर्जा तो नहीं ले रखा। ठीक है, तो यहां पर हम कर्जे की बात करेंगे। तो मेरा जो चौथा पॉइंट है वैल्यू इन्वेस्टिंग में, यहां पर मैं देखता हूं कंपनी की लिवरेज पोजीशन। अब लिवरेज पोजीशन जो है कंपनी का जो कर्जा होता है कॉर्पोरेट में, हम उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक है शॉर्ट टर्म डेट, एक होता है लॉन्ग टर्म डेट। 12 महीने से कम का कर्जा या उसका जिसका ब्याज देना है दैट इज शॉर्ट टर्म डेट, और 12 महीने से ज्यादा वाला हो जाता है लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, अब ये जो डेट है इसको आप इस तरीके से नाप सकते हैं डेट रिपेइंग कैपेसिटी से। देखो क्या होता है, बहुत लोग मैंने सुना है, लोग कहते हैं कर्जा होना अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कर्जा ना होना अच्छा है। देखो सिंपल सी चीज है, कर्जा ना होना तो अच्छा ही है, बट अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करूं तो कर्जा होना भी अच्छा है अगर आपकी डेट रिपेइंग कैपेसिटी अच्छी है। डेट रिपेइंग कैपेसिटी कैसे, मान लेते कोई व्यक्ति है जिसकी 50,000 सैलरी है, उसका 30,000 की ईएमआई जा रही है, तो अभी ऑब्वियस सी बात है उसको लाइवलीहुड फुलफिल करने में तो दिक्कत आएगी, क्योंकि उसका ऑलमोस्ट देखा जाए तो 60% तो ईएमआई जा रहा है। बट वहीं पे अगर उस व्यक्ति की सैलरी 2 लाख होती और उसके पास 30,000 की ईएमआई जाती तो उसको लाइवलीहुड में कोई दिक्कत नहीं आती और वो अपने स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी डेट रिपेइंग कैपेसिटी अच्छी है। ऐसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपनी में भी अगर कंपनी के ऊपर कर्जा है और कंपनी उस कर्जे का ब्याज या कर्जे को टाइम टू टाइम चुका पा रही है, दे पा रही है उसका ब्याज, तो उसमें मुझे लगता है किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर हम कंपनी की डेट रिपेइंग कैपेसिटी को नापेंगे। शॉर्ट टर्म डेट कंपनी का नापने के लिए हम एक करंट रेशियो का यूज करते हैं। ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, और ये रेशियो अगर 1 या 1 से ज्यादा है मतलब कंपनी को शॉर्ट टर्म कर्जा चुकाने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो करंट रेशियो को कैसे चेक करना है मैं बताता हूं। यहां पर आपको सेकंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट पे जाना है जो कि है बैलेंस शीट। जैसे ही आप बैलेंस शीट पे जाएंगे आप देखेंगे यहां पर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आ रहा है। ठीक है, आपको करना क्या है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करना है। अब यहां पे आप देखेंगे जो करंट एसेट है कंपनी का वो है करीबन 3,168 करोड़, वहीं पे करंट लायबिलिटी है मात्र 700-750 करोड़। अब ऑब्वियस सी बात है करंट एसेट को अगर मैं करंट लायबिलिटी से डिवाइड करूंगा तो यहां पर सीधा सीधा 1 से ज्यादा का नंबर आ रहा है, मतलब कंपनी को शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर पिछले साल का भी देख लें तो यहां पर 2400 करोड़ था, यहाँ 1200 का करीबन 1000 करोड़ था, यहां पर भी नंबर 2.4 के आसपास आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2023 में भी देखूं तो वो करंट रेशियो वहां पर भी 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब कंपनी को पिछले 3 साल में तो
अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मीट करने में कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आई। बट लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन का क्या? चलो अब लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन यानी लॉन्ग टर्म डेट के बारे में पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म डेट अगर आपको निकालना है, उसके बारे में डेट रिपेइंग कैपेसिटी के बारे में समझना है, तो आपको निकालना पड़ेगा टोटल असेट टू डेट रेशियो। वो कैसे निकलता है? सिंपल है, आप यहां पर बैलेंस शीट में सी कॉन्स्टिट्यूएंट करके एक बटन है, इस पर टैप कर ले, क्लिक कर लें। फिर जैसे ही आप देखेंगे यहां पर आपके पास टोटल असेट आ जाएगी। ठीक है, अब आप यहां टोटल असेट में जो नंबर है वो देख लें, कितना है? 7031 करोड़ का है। और यहीं पे आपको दिखाई देगा लॉन्ग टर्म डेट। कहां गया? ये रहा लॉन्ग टर्म डेट। अब लॉन्ग टर्म डेट अगर मैं यहां बात करूं तो देख लीजिए यहां पर क्या है, कंपनी के पास करीबन 7000 करोड़ की एसेट पड़ी हुई है और जो उसके पास लॉन्ग टर्म डेट है वो है 1760 करोड़ का। तो अगर मैं 7000 करोड़ को डिवाइड करूं 1760 तो भी एक से बड़ी वैल्यू आ रही है। मतलब कंपनी को लॉन्ग टर्म कर्जा चुकाने में भी रत्ती भर की कोई दिक्कत नहीं है। ये एक एग्जांपल से और अच्छे से समझ पाओगे आप। मान लेते कोई व्यक्ति है जिसके पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और उसने 50 लाख का लोन ले रखा है। क्या लगता है आपको, क्या उसको कभी भी उस 50 लाख के लोन को चुकाने के लिए कभी भी एक माथे पर एक भी सिकंज आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी इशू होगा सीधे सीधे एसेट बेचेगा, 50 लाख की और लोन चुका देगा, क्योंकि उसके पास उतनी एसेट है। ऐसे ही कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास 1760 करोड़ का लॉन्ग टर्म कर्जा है, बट उसके अगेंस्ट में उसके पास 7000 करोड़ की एसेट पड़ी हुई है। मतलब कंपनी को कर्जा चुकाने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, चलो अभी तक हमने 4 पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को जज किया। सबसे पहले कंपनी की वर्किंग समझी, एस्टेब्लिशमेंट समझा, प्रोडक्ट लाइन समझी। फिर हमने कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू समझी, जिससे हमें समझ में आया कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। फिर हमने कंपनी की सेल्स देखी कि कंपनी पिछले 3 साल से अच्छी सेल्स कर रही है, पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। फिर हमने कंपनी की डेट रिपेइंग कैपेसिटी भी देख ली कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कर्जा भी है, तो कर्जा चुकाने में कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कंपनी का जो शेयर है अंडर वैल्यूड तो है, मतलब सस्ता तो मिल रहा है, बट सस्ते में भी सस्ता मिल रहा है या सस्ते में महंगा मिल रहा है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको इस बात को सुन के, बट एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लेते हैं किसी शेयर की फेयर वैल्यू 100 रुपए, ठीक है। अब 100 रुपए के नीचे शेयर 90 रुपए भी मिल रहा है, 80 रुपए भी मिल रहा है और 70 रुपए भी मिल रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों भाव में से सबसे सस्ता कौन सा है? 70 रुपए। और इन तीनों भाव में सबसे महंगा कौन सा है? 90 रुपए। तो इसको बोलते हैं सस्ते में सस्ता मिलना या सस्ते में महंगा मिलना। तो मैं वो स्टेटस कैसे चेक करूंगा? इसके लिए मैं कंपनी के 2 रेशियोज को चेक करूंगा। पहला है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और दूसरा है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ये दोनों रेशियो जितने कम होंगे मतलब कंपनी का शेयर उतना ही चीप मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। बट सस्ता और महंगे के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो इन 2 रेशियो को हम कंपेयर करेंगे 2 अलग अलग पैरामीटर से। पहला है सेक्टोरियल डेटा, कि सेक्टर का भी पी रेशियो होता है और सेक्टर का भी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होता है। तो मैं कंपेयर करके ये देखूंगा कि जो कंपनी का पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, ये सेक्टर के डेटा से ज्यादा है या कम। ऑब्वियस सी बात है कम होना वैल्यू इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, ठीक है। फिर हम इनके पीयर ग्रुप में जो कंपनियां हैं, केएनआर कंस्ट्रक्शन के पीयर ग्रुप में जितनी भी कंपनियां हैं उनके भी पी रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो से कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। चलो अब यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर मैं गया फॉर एन एग्जाम्पल सबसे पहले ओवरव्यू पे थोड़ा सा जब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मुझे यहाँ पे की मैट्रिक्स दिखाई देंगे। की मैट्रिक्स में सबसे पहले कंपनी का अभी जो पी रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 3.2, वहीं पे सेक्टर का पी रेशियो चल रहा है 37.32। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी का पी रेशियो सेक्टर के पी रेशियो से बहुत ज्यादा कम है, मतलब कंपनी बहुत ही सस्ते भाव पे मिल रही है, चीप मिल रही है। वहीं पे सेक्टर का बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 5.52, बट वहीं पे अगर मैं कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करूं तो 0.71। तो यहां पे भी मुझे बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि केएनआर कंस्ट्रक्शन का जो शेयर है वो अभी सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सस्ता मिल रहा है। अब देखो मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि मैं जो आज आपको फंडामेंटल की अप्रोच सिखा रहा हूं दैट इज नोन एज वैल्यू इन्वेस्टिंग। बहुत सारे लोग फंडामेंटल एनालिसिस में एग्रेसिव अप्रोच भी रखते हैं, बट वहीं पे अगर यहां पर मैं अपनी एग्रेसिव अप्रोच रखता तो मैं क्या चाहता यहां पर कि कंपनी का पी रेशियो उसके सेक्टर से ज्यादा होना चाहिए, कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो उसके सेक्टर के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो से भी ज्यादा होना चाहिए था। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप फंडामेंटल में किस अप्रोच से शेयर को ढूंढ रहे हो, ठीक है।
चलो यहां पर सेक्टर के डेटा को अगर कंपेयर करें तो हमारी कंपनी जीत चुकी है, यानी सस्ती साबित हो चुकी है। अब यहां पर मैं जाऊंगा ऊपर से पीयर वाले टैब में। पीयर वाले टैब पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो केएनआर कंस्ट्रक्शन के सेगमेंट की जो कंपनी है वो है लार्सन एंड टुब्रो, जीएमआर एयरपोर्ट्स, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो पी रेशियो को अगर मैं कंपेयर करूं तो केएनआर कंस्ट्रक्शन का पी सबसे कम है, मतलब इन पूरे सेक्टर में सबसे सस्ती कंपनी केएनआर कंस्ट्रक्शन मिल रही है। और वहीं सेम चीज आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पे भी देख पाएंगे कि यहां पर भी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है केएनआर कंस्ट्रक्शन का सबसे कम आ रहा है। ठीक है, यहां पर आप जीएमआर एयरपोर्ट का देखेंगे पी रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो माइनस में है। माइनस में क्यों है? अगर कोई भी कंपनी नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस में होती है तो उसके जितने भी नंबर्स हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ये सब नेगेटिव में आते हैं। ठीक है, चलो अब मैंने पांचवें पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी को कह सकते हैं जज कर लिया है और मुझे समझ में आ गया है कि कंपनी सस्ते में भी सस्ती मिल रही है। ठीक है, एंड लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, अब हम कंपनी की होल्डिंग पोजीशन देखेंगे, होल्डिंग सिनेरियो देखेंगे, जहां पर मैं देखूंगा कि प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है इस कंपनी में, एफआईआई डीआईएस की कितनी होल्डिंग है, स्मार्ट मनी किस तरीके से प्ले कर रहा है इस कंपनी में, साथ ही साथ रिटेलर्स का क्या रोल है इस कंपनी में। ठीक है, तो उसके लिए मैं जाऊंगा होल्डिंग्स वाले टैब में, और होल्डिंग्स वाले टैब में यहां पर मैं देख पाऊंगा, अभी याद रखना होल्डिंग्स जो डिक्लेरेशन होती है ये क्वार्टरली बेसिस पे होती है, तो यहां पर आपको क्वार्टरली डेटा मिल जाएगा। अभी लास्ट जो क्वार्टर निकला है वो है दिसंबर 2025 का क्वार्टर निकला है। दिसंबर 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग पूरी कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो सबसे ज्यादा है, विच इज ग्रेट। याद रखो कंपनी में लाखों एम्प्लॉय काम कर रहे हो, करोड़ों एम्प्लॉय काम कर रहे हो, बट कंपनी चलती है ओनर के विजन और मिशन से। इसीलिए कंपनी का मैनेजमेंट का कमांड होना कंपनी पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि यहां पर 48% के साथ कंपनी का बहुत अच्छा कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट का हाथ है। फिर एफआईआई की बात करूं तो एफआईआई 7% पे है, वहीं पे रिटेलर 23% पे है। अब देखो यहां पर एफआईआई और रिटेलर का जो परसेंटेज है ना, वो जनरली होना क्या चाहिए कि एफआईआई का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए और रिटेलर का परसेंटेज कम होना चाहिए था। बट यहां पर हम जो देख पा रहे हैं वो है रिटेलर का परसेंटेज 23.79% है और एफआईआई का जो परसेंटेज है वो है 7.38। अब इससे होगा क्या भाई, कंपनी अंडरडॉग है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी को कर्जे को लेके कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का शेयर सस्ता मिल रहा है। बट यहां पर रिटेलर्स जो है, रिटेलर्स ने भर भर के माल उठा रखा है। ये कंपनी चलेगी तो सही बट स्लो चलेगी, मतलब कछुए की तरह चलेगी। ये खरगोश नहीं है, ये कछुआ है। अगर यहीं पे एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा होती और रिटेलर की होल्डिंग कम होती तो मैं ये बोलता ये कंपनी कछुए की जगह नहीं, ये खरगोश बन जाती, तब ये कंपनी तेजी से भागती। बट रिटेलर क्या है गाइस, सिंपल सी चीज है, जहां भीड़ घुस गई वहां पे प्रॉफिट बनने के चांसेस कम हो जाते हैं या प्रॉफिट बनने का जो स्पीड है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर आप पिछले कुछ महीने या पिछले क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न का एक स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, एक कह सकते हैं एक नक्शा देख सकते हैं। जैसे एफआईआई की बात करूं तो एफआईआई ने पिछले 6 से 7 क्वार्टर में लगातार इस शेयर में होल्डिंग बढ़ाई है। अभी लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी होल्डिंग कम करी है, अदरवाइज होल्डिंग बढ़ाते हुए जा रहा है। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग स्टैग्नेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई बहुत बढ़िया अच्छी बात है ये तो। रिटेलर की बात करें तो रिटेलर जरूर धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। मतलब कह सकते हैं इतनी बुरी भी नहीं है, बट ये क्या है कि रिटेलर का होना कहीं ना कहीं कंपनी को स्लो कर देता है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत शॉर्टकट में वैल्यू इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक को फिल्टर करना सिखाया, सिर्फ मात्र 6 पॉइंट में, जिसमें पहला था कंपनी के बारे में जानो, नो योर कंपनी, नो योर कंपनीज प्रोडक्ट। सेकंड था इंट्रिंसिक वैल्यू की कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तीसरा था कंपनी की सेल्स देखो, कंपनी का नेट प्रॉफिट देखो। चौथा था कंपनी की लिवरेज पोजीशन देखो, शॉर्ट टर्म डेट में क्या ऑब्लिगेशन है वो मीटअप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेट के क्या ऑब्लिगेशन है वो मीटअप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर पांचवा जो था पॉइंट, उसमें हमने क्या देखा, उसमें सिंपल सी चीज देखी हमने कि कंपनी का शेयर सस्ते में सस्ता है या सस्ते में महंगा है। और फिर लास्ट में हमने देखा शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, अब कभी कभी यहां पे एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा कि कंपनी कितनी अच्छी हो, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी प्रोमोटर होल्डिंग जीरो होती है। अगर उसकी प्रोमोटर होल्डिंग जीरो है तो मेक श्योर वहां पर जो कमांड है वो एफआईआई के हाथ में होनी चाहिए, रिटेलर के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इसका मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक एक बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री में,
बट अगर आप उसकी होल्डिंग देखोगे तो एचडीएफसी बैंक की जो प्रोमोटर होल्डिंग है दैट इज 0। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो कमांड किसने संभाल रखी है? एफआईआईज ने। एफआईआईज की होल्डिंग 47% और रिटेलर की होल्डिंग 15% है। ऐसे ही मैं अगर एक और कंपनी की बात करूं जैसे पेटीएम 197, पेटीएम की भी अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो वहां पे प्रमोटर होल्डिंग 0 है, बट एफआईआई की होल्डिंग 51% है। और जैसे एक और कंपनी की मैं बात कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। कार ट्रेड टैग करके कंपनी है, इसकी होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग 0 आ रही है, और वहीं पे एफआईआई की होल्डिंग 64% है। और आप देखेंगे लगातार पिछले क्वार्टर से इन दोनों कंपनी में एफआईआई लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। अब याद रखना, जहां पे प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है वहां पे एफआईआई का होना बहुत जरूरी है। और अगर एफआईआई की होल्डिंग बहुत अच्छी है तो आप देखेंगे चार्ट पर, अगर आप जाके देखेंगे जैसे कार ट्रेड टैग पे जाके देख लो, पिछले 1 से 2 साल में कंपनी का जो शेयर है वो 3 से 4 गुना भाग गया। सेम ऐसे ही पेटीएम का अगर आप शेयर देखोगे तो वो भी 3 से 4 गुना भाग गया। सो बेसिकली अगर मैं समअप करूं इस वीडियो को, तो मैंने आपको 6 पॉइंट बताए हैं। अगर आप टेक्निकली किसी स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग या पोर्टफोलियो के लिए पिक करते हो, ठीक है, और उसमें अगर आप ये 6 स्टेप के अकॉर्डिंग अगर आप उस स्टॉक को फंडामेंटली भी अगर फिल्टर कर लोगे तो ये आपके लिए एक एड ऑन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि सर फंडामेंटल एनालिसिस पे अपनी नॉलेज शेयर करो, इसीलिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे भी अपनी नॉलेज को शेयर करूं आप लोगों के साथ, तो वो टॉपिक कमेंट में लिख दीजिए। तो बहुत जल्द मिलते हैं रियल ट्रेडर रियल प्रॉब्लम सीरीज की अगली वीडियो में आपके एक और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ।